मोल कॉन्सेप्ट में आप लोग मोल्स बनाते हो, नंबर ऑफ मोल्स बनाते हो। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास का। यहां पे आप लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बनाते हो। ये होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके, इस तरीके से रहता है। ठीक, अब जो इक्विवेलेंट होता है, जो इक्विवेलेंट वेट होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, तब तक इन्फॉर्म कर दो, सब लोग आ जाएंगे, तब तक अपन इसको रिवाइज कर रहे हैं ना। तो उसके बाद क्या है, हम लोग बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स की। नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या होगा, W/M जो होगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स होगा वो होगा, आपके पास जो मोल्स होंगे ना उनको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो मतलब नंबर ऑफ मिलीमोल्स जो होगा वो होगा W/M इंटू 1000 होगा। ठीक है, वैसे ही यहां पे क्या होगा, यहां पर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट होता है, और वो क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इंटू 1000। ये हो जाएगा, तो ये होगा W/E इंटू 1000 हो जाएगा। तीसरी बात जो मैंने बताई थी पिछले क्लास में वो था मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यहां पे जो डेफिनेशन बनेगा नॉर्मेलिटी का वो क्या होगा, जहां पे मोल्स ऑफ सोल्यूट है, जहां पर मोल्स ऑफ सोल्यूट है वहां पर हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मोल इज रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट। यहां पे बोलते हैं मोलैरिटी की डेफिनेशन में बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन में बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आते हैं। ठीक है, तो यहां से भी एक बात समझ में आती है कि अगर हम मोलैरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला यहां मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा बोलो, तो हमें मिल जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और उसके बाद यहां पर नॉर्मेलिटी को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो इक्विवेलेंट्स बनाने के दो तरीके हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बनाने का तरीका क्या है, W/E से बना लो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बनाने के नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम इन लीटर को मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। ये भी सोल्यूट के, ये भी सोल्यूट के, सेम बात है। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएगा। ठीक है, W/M से एक तरीका। दूसरा तरीका कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन और वॉल्यूम इन लीटर, है ना, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम इन लीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपस में क्या आ जाएगा आपको, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। ओके, इसमें एक बात और भी है कि जो मोलैरिटी वाला जो फॉर्मूला है जिसमें ये लिखा था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो आप इसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐसे बना सकते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन mn, मिलीलीटर में वॉल्यूम ले लो, इंटू 1000 कर दो। ये भी आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला है ना, लेकिन इसमें वॉल्यूम किस में यूज किया गया है, मिलीलीटर में। और यहां पे क्या होगा, यहां पर जो मोलैरिटी होगा, सॉरी नॉर्मेलिटी होगा, यहां पे जो नॉर्मेलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा W/E, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, है ना, जो W/मोल्स था वहां पे W/M लिखा, जहां इक्विवेलेंट है वहां W/E लिखा है। वॉल्यूम लीटर में लेके ना लेके वॉल्यूम इन ml ले लेना, इंटू 1000 कर लेना, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, देन क्या होगा, देन मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा W/M इंटू 1000, ये हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा, यहां पे नॉर्मेलिटी इंटू
वॉल्यूम एनएमएल करोगे तो हो जाएगा W बाई ई इंटू 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। ओके, तो कर लो आप इसको कंप्लीट। ठीक है, प्रॉपर विजुअल हो रहा होगा, कर लीजिए। तो इतना इतना कंप्लीट कर लो। तो मिलीमोल्स बनाने का तरीका क्या हो गया, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल दैट विल गिव यू मिलीमोल्स, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर दैट विल गिव यू मोल्स। ठीक है, normality into volume in liter that will give you equivalence of solute, normality into volume in ml that will give you number of milli equivalent of the solute. okay ओके इस टॉपिक में ज्यादातर क्या है, जो टॉपिक रिडॉक्स का होता है उसमें इक्विवेलेंट में काम ना करके मिली इक्विवेलेंट में जब आप काम करते हो तो आपको ज्यादा ज्यादा सहूलियत होती है, ज्यादा अच्छा रहता, ज्यादा रहता है। एक्वस मीडियम में मिलीमोल्स और मिली इक्विवेलेंट ज्यादा बेटर टर्म है, मिली इक्विवेलेंट और मिलीमोल्स जो है ना वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है एज कंपेयर टू, है ना, एज कंपेयर टू आपका इक्विवेलेंट वाले। मिली वाले में जो काम करना ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, मिली वाले में काम करना ज्यादा आसान रहता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए और हैंड रेज कर दो जिनका नोट हो चुका है फटाफट, है ना। 1 और 2 मिनट और दूंगा, उसके बाद आप, है ना, बस नोट करो, इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो ये नोट हो चुका है, मैं मान के चल रहा हूं। 1 मिनट और है आपके पास, 8:47 है, 8:48 पे खत्म कर दूंगा, इसको हटा दूंगा, नोट कर लो। ठीक है, अब हैंड डाउन कर लो सभी लोग, और अब किसी को कुछ डाउट होगा तो जरूर वो कर सकता है। ठीक है, ओके, मैं हटा रहा हूं इसको, है ना, ये टाइम हो गया ना। अब इनके, अभी तो मैंने यहां क्या होता है और यहां क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताई है ना। ठीक है, यहां क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, कौन से टर्म यूज होते हैं, अब इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं उस पर काम कर लेते हैं। तो आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होगा उस पर एक डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देख लो। तो एक आपस में इंटर कन्वर्जन की बात भी डिस्कशन में आती है। हम लोग जब लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, समझे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जब लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं W बाई ई, और ई क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, सो W बाई एम जो होगा, है ना, ये हो जाएगा इनटू वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, ऐसे करके। ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं। तो एक तो आप ये मान लीजिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। किसी भी सब्सटेंस के अगर आपको मोल्स पता है और उसका वैलेंसी फैक्टर पता है तो मल्टीप्लाई करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, इक्विवेलेंट्स पे पहुंच जाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट बनाने का एक तरीका आपको और पता चला कि मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर से आप क्या बना लोगे, इक्विवेलेंट बना लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट की, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स की। वो क्या होता है, वो होता है W बाई ई इंटू 1000, है ना, W बाई ई इंटू 1000 होता है। ओके, तो W बाई ई की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, यहां पे W बाई ई, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर आ सकता है इंटू 1000, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, W बाई एम इंटू 1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
ओके नाउ अब हमें यहां पे देख रहे हैं इस ब्रैकेट में नंबर ऑफ, ये क्या W by M क्या, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 दैट बिकम मिली मोल्स, मिली मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर दैट बिकम मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मिली मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ऐसे हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बनेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ मिली मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से बनता है। ओके, तो ये रहता है। सिमिलरली जैसे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपने देखा था, कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो देखा था वो क्या था, वो था W बाई ई अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। इसको आप क्या कर सकते हो, W बाई ई इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ई की जगह क्या पुट कर दो, ई की जगह आप पुट कर दो m बाई वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, ऐसा आ जाएगा। वैलेंसी फैक्टर ऊपर लेकर आओ तो W बाई एम हो जाएगा इंटू 1000 ऊपर आएगा। ओके, और डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर के साथ वो भी आएगा W बाई एम इंटू वॉल्यूम इन ml, और वैलेंसी फैक्टर यहां आ जाएगा। तो ये जो पहला ब्रैकेट लिखा हुआ है ये मोलैरिटी बन जाएगा, जो फर्स्ट ब्रैकेट लिखा हुआ है ये मोलैरिटी बन जाएगा इंटू वैलेंसी फैक्टर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं नॉर्मेलिटी भी जो होती है, नॉर्मेलिटी जो होती है वो मोलैरिटी के साथ कैसे रिलेशन में है, तो नॉर्मेलिटी बराबर जो होता है वो होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मेलिटी जो होगा वो क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। नॉर्मेलिटी बराबर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशनशिप जो है ना वो बन जाता है। ओके, इस तरीके से रहेगा। हाँ चलो, तो यहाँ पे दो डाउट पूछ लो, इसको भी डाउट हैंड रेज कर लो। व्हाई डू वी डिफाइन, इसने क्या पूछना है, हाँ बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। एक मिनट रुको, मैं सेटिंग बदल दूं। हाँ एक मिनट रुकना, हाँ अभी आवाज आएगी, बोलो। वरदान क्या पूछ रहे हो। सर पूछ रहे हैं सर लेट से आए एक मिनट, आपकी आवाज नहीं है, एक मिनट रुकना। हाँ आप बोलो। हेलो सर, बोले कि सर लेट से आए सर हम सर। हेलो सर, हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा सर है। लेट से आए सर। हाँ लेट से सर आए। कितना पहले क्लास स्टार्ट, हाँ तो फिर यूट्यूब सर पे देख लेना कितना इसको। पहले क्लास स्टार्ट हुआ है। क्लास 8:30 साइज स्टार्ट हो पाया था, तुम यूट्यूब पे देख लेना। और क्या, अभी लेक्चर अब क्या करें, आईडी चेंज किया है इसका। ठीक है, ओके सर। हेलो, किसी और का कोई डाउट है। हाँ बोलो, किसी और का कोई डाउट हो तो हैंड रेज करो। हाँ, फैक्टर डिफाइन क्यों करते हैं। एन फैक्टर बेसिकली इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर मास के बीच में रिलेशनशिप जो है ना वो बनाना है अपने को, तो अपने को एन फैक्टर के थ्रू ही बना पाएंगे हम लोग। एन फैक्टर बेसिकली था क्या, एन फैक्टर बेसिकली क्या था कि, या वैलेंसी फैक्टर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था ना एक तरह से, फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा। और उसी इलेक्ट्रॉन के नंबर को हमने क्या बना लिया है, एक तरह से वैलेंसी फैक्टर बना लिया है, और उसके थ्रू हमने मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास में क्या किया, रिलेशनशिप बनाया हुआ है। ठीक है, यस सर। हाँ ये रहता है। और बताओ, और किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े। ठीक है, तो आपने माइक बंद। ओम तिवारी, ओम को कुछ डाउट है क्या, क्या कह रहे हैं ओम। सर मतलब हमेशा इक्विवेलेंट वाले सारे फैक्टर्स में वैलेंसी फैक्टर मोल कॉन्सेप्ट वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। लगभग वही हो रहा है, देखो यहाँ पे मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट बन रहा है, मिली मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट बन रहा है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर नॉर्मेलिटी बन रहा है। तो जहां पे वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई होता है उसके बाद आप कहां पहुंच जाते हैं, इक्विवेलेंट पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ये अगर तुमने रट्टा मार लिया तो जब आप वो करोगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, मोलर कंडक्टेंस और क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यस सर। तो उसमें उल्टा होता है, समझे। उसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई होकर मोलर कंडक्टेंस देता है, तो वो रट्टा मत मारना, गड़बड़ कर जाएगा, है ना। ठीक है, मैट्रिक लगा। हाँ मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत याद करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप रटोगे तो समस्या कर जाओगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर जाएगा। ठीक है,
तो आगे बढ़ता हूं मैं इसमें, है ना। ओके, माइक बंद कर लो, फिर मैं अभी और डाउट लूंगा आप लोगों के। तो ये आप नोट कर लो, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली हमको जो है ना वो यूज करना होगा। ओके, नाउ कम टू द न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे काम करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, न्यूमेरिकल्स के लिए जैसे कोई स्टूडेंट जब मोल कॉन्सेप्ट लगाता है, समझना ध्यान से, तो उसको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ये सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन फर्स्ट, है ना। आपको पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपने मान लो ये कोफिशिएंट लगा दिया ऐसे करके, ये मान लिया कि बैलेंस हो गई है, तो यू नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर applying mole concept. Otherwise just one concept is also there that called POAC, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जिसमें कि विदाउट बैलेंसिंग रिएक्शन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट वो बहुत ही लिमिटेड केस में आता है। ज्यादातर केस में लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह वो सब कुछ जानने के लिए आपको रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो लगता है कॉन्सेप्ट, वो क्या लगता है, वो लिखता है कि मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है वो, डिवाइड बाय उसी का कोफिशिएंट, बराबर होता है मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, जो मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, बी छूट गया, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड अपॉन बी, इसी का कोफिशिएंट, है ना। फिर आता है मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड, है ना, सी का मोल्स जो बनेगा, है ना, सी का मोल्स क्या हो रहा है, सी का मोल्स बन रहा है, ठीक है। तो सी का मोल्स जो है ना वो बन रहा है डिवाइड बाय उसी का कोफिशिएंट, और साथ में क्या हो रहा है, साथ में मोल्स ऑफ डी फॉर्म्ड हो रहा है, और उसी का कोफिशिएंट। जो रिएक्ट हुआ, जितने मोल रिएक्ट हुए ए के, डिवाइड बाय उसका कोफिशिएंट, जितना बी का डिवाइड उसका, इसका उसके बाद ऐसे करके आप चलते हो। ये आपको चाहिए, एक बेसिक इक्वेशन है, बाकी आप मोल वगैरह काम करना जानते हो। तो ये तो हो गई मोल की बात, ठीक है। नाउ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि बस ये बता दो कौन रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, बस। कहता है बैलेंस मत करो, हमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। वो कहता है कि बस आप बता दो कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं, केवल इतना बता दो कौन रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, उससे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लग जाता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि इक्विवेलेंस ऑफ ए रिएक्टेड इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी रिएक्टेड इक्वल्स टू होगा इक्विवेलेंस ऑफ सी फॉर्म्ड, ठीक है, इक्वल्स टू होगा इक्विवेलेंस ऑफ डी फॉर्म्ड। इस तरीके से रहा। यहां पे इन कोफिशिएंट से कोई मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा इक्विवेलेंट बराबर हो गए। एक रिएक्शन में जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जो फॉर्म्ड वाले सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनके इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर हो जाते हैं, उनके इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पे हम कहेंगे कि W बाई ई ऑफ ए इक्वल टू होगा W बाई ई ऑफ बी इक्वल टू होगा W बाई ई ऑफ सी इक्वल टू होगा W बाई ई ऑफ डी। और ये चीज आपने फैराडे सेकेंड लॉ में पढ़ी होगी। फैराडे सेकेंड लॉ जो आपको पढ़ाया गया होगा, उसमें कहा गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उनमें चार्ज इक्वल जाता था, नंबर ऑफ फैराडे चार्ज जो था वो इक्वल जाता था, नंबर ऑफ फैराडे चार्ज जो था वो इक्वल जाता था, है। तो चार्ज इक्वल जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल जाएंगे, है ना। तो एक तरह से क्या होगा, वहां पे बोला था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे आएंगे, वो सेम आएंगे, क्योंकि पर मोल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे आ जाते हैं, वहां भी सेम आते हैं। तो यहां पर भी यही डेफिनेशन लगी थी, W बाई ई यहां का, W बाई ई इधर का, W बाई ई इधर का बराबर हुआ था। और वो भी किससे गवर्न हुआ था, इलेक्ट्रॉन से गवर्न हुआ था।
वैलेंसी फैक्टर भी हम किससे गवर्न करते हैं, इलेक्ट्रॉन से गवर्न करते हैं। तो वही इक्वेशन जो वैलेंसी फैक्टर वाली इक्वेशन है, वही चीज जो है ना वो यहाँ पे आपको समझाई जा रही है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है ना वो समझ लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द इक्विवेलेंट वेट। E इज द इक्विवेलेंट वेट है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है, नंबर ऑफ E की संख्या, जो E कितने प्रेजेंट है वहां पे उसका रहेगा। ठीक है, नोट हो गया हो तो हैंड रेज कर दो फटाफट, और इसके बाद हम लोग पहला न्यूमेरिकल अपनी क्लास का लिखेंगे। ठीक है, बाकी लोग भी नोट करें फटाफट। 9:01 है, 9:02 पे खत्म, हटा दूंगा मैं। नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, ओके, एक या दो डाउट ले लेते हैं, है ना आपके। हाँ, अब आप जिसको डाउट हो कुछ यहां पे तो वो पूछ सकता है, हैंड रेज करो। यस अकरम, बोलो क्या डाउट है। हेलो, कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें ना, क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम लोग कुछ डाउट्स ले लेंगे। हाँ जी, तो आगे रखते हैं इसको, और पहला क्वेश्चन आप लोग करो। सो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 are needed in order to oxidize 1 mole FeSO4 in acidic medium। ये रहेगा, ये क्वेश्चन है। E जो है ना वो इक्विवेलेंट वेट है फार्मूले में, है ना, इक्विवेलेंट वेट है फार्मूले में। E जो है ना वो होगा E जो है ना वो इक्विवेलेंट वेट है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज 1 मोल FeSO4। ठीक है, तो 1 मोल FeSO4 जो होगा उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना रहेगा, इस तरीके से। तो 1 मोल FeSO4 को अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करना है, और कौन से मीडियम में करना है, एसिडिक मीडियम में करना है। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 पता होगा, तो आपको पहले से ही पता है कि यार एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस आयन कहां जाएगा, बोलो Mn2+ में जाएगा। ये वाली बात आपको पहले से ही पता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पे FeSO4 +2 में है, तो FeSO4 को +2 से कहां भेज देगा, +3 में भेज देगा। तो देखा जाए तो रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, रिएक्शन हो रही है MnO4 माइनस आयन के बीच में और FeSO4 के बीच में। और क्या बन रहा है यहाँ पे बन रहा है Fe3+, Mn2+ और SO4 नेगेटिव, जैसा था वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। आपको यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस आप वैलेंसी फैक्टर निकाल लो। यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 5, यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 1। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं करा चुका हूं, है ना। ठीक है, अब आपको क्या क्वेश्चन में क्या कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड, लेट्स x मोल KMnO4 की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज 1 मोल FeSO4। ये 1 मोल दिया हुआ है, यहाँ पे 1 मोल 2 मोल 3 मोल कुछ भी दे सकता है, जो भी मोल यहां देगा वही मोल आपको यहां रखना है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इक्वल टू क्या लिखोगे, इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4। सो इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4, ये रहेगा। और इक्विवेलेंस कैसे आएंगे, इक्विवेलेंस आएंगे मोल्स इनटू मोल्स ऑफ
of KMnO4 into valency factor moles of FeSO4 into valency factor। मोल्स ऑफ KMnO4 क्या होगा, वो होगा x, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 5, मोल्स ऑफ FeSO4 कितना 1, वैलेंसी फैक्टर कितना 1। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी 1/5। ये आपका आंसर आ गया। किससे आ गया, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से आंसर आ गया, ये 1/5 आ गया। ओके, अब कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हमें मान लो मोल कॉन्सेप्ट से जाना है, तो कैसे करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट पे जाने के लिए आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो बैलेंसिंग करने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि आप क्या करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेना। तो ऐसा करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा MnO4 माइनस आयन और यहां आ जाएगा 5FeSO4। आगे की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो पूछी नहीं है। अपने को पता है कि रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट होंगे वो 1 इसका होगा, 5 इसका होगा, ये गारंटी है। तो इतना ही करो, ज्यादा आगे लिखने की अगर 1-2 सेकंड भी बचते हैं एग्जाम में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे मत लिखो जब तक कि प्रोडक्ट की कोई इंफॉर्मेशन पूछी नहीं है। अब इसके बारे में क्या पता है, इसके बारे में आपको पता है कि x मोल है, इसके बारे में पता है कि ये क्वेश्चन में 1 मोल है। मोल कंसेप्ट क्या कहता है कि जो रिएक्ट होगा डिवाइड बाय उसी का कोफिशिएंट। तो मोल कितना रिएक्ट हुआ, x मोल रिएक्ट हुआ, कोफिशिएंट कितना 1, बराबर होता है इसका मोल डिवाइड बाय इसी का कोफिशिएंट। इसका मोल कितना रिएक्ट हुआ 1 मोल डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट 1/5। ये लो आपका x इक्वल टू कितना आ गया 1/5। तो मोल कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो। ठीक है, दोनों से आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, नोट करिए और नोट करने के बाद 1 मिनट हैंड लोअर करो पहले। तो अब जिसको डाउट हो तो वो हैंड ऑफ करेगा, बाकी लोग नोट करिए। ठीक है, यस वैभव बोलो क्या है डाउट। वरदान, वैभव वरदान सर बोलो। स्क्रीन ब्लर आ रहा है सर। यार बेटा इंटरनेट स्पीड एकदम परफेक्ट है यार, गलत आपका प्रॉब्लम होगा, है ना। ठीक है। हाँ, यस ओम, कोई डाउट है। अमरीश बोलो। सर सही है सर, स्क्रीन साफ आ रही है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत। शुभम कोई डाउट है आपका इसमें, नहीं। सर वो मैंने अभी अभी मैसेज चेक किया तो मैं अभी क्लास ज्वाइन किया हूँ। तो सर क्लास शुरू हुए कितना टाइम हो गया। टाइम हो गया 30 मिनट, है ना। आप YouTube पे लेक्चर देख लेना ये वाला, ठीक है। ठीक है सर। ओके, माइक बंद करो सब लोग अपने। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी सर। हाँ बोलो। सर इसके अंदर अपन लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं सर। नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन चल रही है, अभी लिमिटिंग रिएजेंट का कोई यूज नहीं हुआ है। सर इसके अंदर जैसे अपन ने x/1 लिखा तो सर लिमिटिंग LR के अंदर भी तो ये करते थे सर। नहीं नहीं, LR के अंदर ये नहीं करते थे। LR के अंदर जो था, ठीक है ना, LR के अंदर इस तरीके से नहीं आता, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इस तरीके से। LR में ये दोनों वैल्यू में से जो कम आता था वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता था। फिलहाल हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, दोनों को बराबर कर रहे हैं। ओके सर। लिमिटिंग रिएजेंट नहीं कर रहे हैं ना। अगर मुझे लिमिटिंग चेक करना होता तो मैं क्या करता, इन दोनों में से जो कम आता तब मुझे x की वैल्यू पता होती, अभी मुझे x की वैल्यू पता नहीं है ना। तो आपको जब लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया गया होगा तब आपको ये बोला गया होगा कि दो सब्सटेंस कंप्लीटली जब रिएक्ट करते हैं, सुनना, दो सब्सटेंसेस जब कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्ट होने की कंडीशन क्या है। किसी भी कौन बता सकता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंस अगर कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो उनको, है ना, उनके कंप्लीट रिएक्ट करने की कंडीशन क्या हो सकती है। यस बोलो, क्या क्या होगा। यस उनका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो वो मतलब कम होता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। नहीं नहीं, दो सब्सटेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब ना तो ए बचेगा ना बी बचेगा, तो उसकी क्या कंडीशन है। मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। हाँ, नहीं, उनके मोल का रेशियो उनके कोफिशिएंट के रेशियो में होता है, लिख लो। उनका मोल का रेशियो जैसे यहां पे है ना, तो यहां पे मोल का रेशियो कितना है, जैसे इसमें दोनों सब्सटेंस कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो मोल कितना है x KMnO4 का, और FeSO4 कितना है 1। तो ये मोल का रेशियो हो गया। मोल का रेशियो उनके कोफिशिएंट के रेशियो में आएगा। ऊपर किसका मोल था, KMnO4 का, तो 1/5 आएगा। ऐसे ऐसे भी आंसर आ जाएगा।
मोल का रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो में होता है। और लिमिटिंग रिएजेंट कब आता है बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट कब आता है? जब किसी रिएक्शन में मोल का रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो में के बराबर नहीं होता है। जब भी आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे और उसमें मोल पुट करना, मोल अगर वो मोल का रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो में नहीं आया तो गारंटी है एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहां पे फिलहाल तो हम कह रहे हैं कि हमें उतना ही मोल्स बताओ KMnO4 का जितना वो 1 मोल FeSO4 से रिएक्ट कर जाए। तो हम आपसे ना तो कम पूछ रहे हैं ना हम ज्यादा पूछ रहे हैं, उतना ही पूछ रहे हैं। तो यानी कि KMnO4 हम उतना ही लेंगे जितना वो FeSO4 को खत्म कर देगा, ना तो KMnO4 बचेगा ना FeSO4 बचेगा। इसलिए हम लोग दोनों के इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे आप लोग, और वो क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ, यही क्वेश्चन को करते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं अभी और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे मैं FeC2O4 ले रहा हूं, बस यही क्वेश्चन है, बस आगे करो। दोबारा लिख लो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज 1 मोल FeC2O4। 1 मोल FeC2O4। ठीक है, तो अब की बार क्या होगा, FeC2O4 का वैलेंसी फैक्टर मालूम है, याद है, देखो कॉपी में। अब की बार कौन रिएक्ट कर रहा है, फिर से आपको पता है KMnO4 रिएक्ट कर रहा है। कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 कहां जाता है? एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस तरफ जाता है ना, ये आपको पता है कि यार ये यही जाएगा। अब FeC2O4 का वैलेंसी फैक्टर आपकी कॉपी में बिल्कुल लिखा गया है। FeC2O4 का वैलेंसी फैक्टर क्या लिखा गया है? Fe3+ में जाएगा और CO2 में जाएगा। ये कंपाउंड है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या होगा? MnO4 माइनस आयन प्लस FeC2O4 विल गिविंग यू Mn2+ Fe3+ एंड CO2। इसका वैलेंसी फैक्टर आपको पता है कितना होगा? 5। इसका वैलेंसी फैक्टर आपको पता है कितना होगा? 3। इसके मोल्स कितने होंगे बोलो? वो होंगे x मोल। इसके मोल कितने होंगे बोलो? 1 मोल। 1 मोल दिया हुआ है, 2 दूंगा तो 2 लिखना, 3 दूंगा 3 लिखना, 4 दूंगा 4 लिखना, इस तरीके से होगा। फिर से आप क्या करोगे? फिर से आप लिखोगे इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू होगा इक्विवेलेंस ऑफ FeC2O4। इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे? मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 3/5। ठीक है, x की वैल्यू जो है ना वो 3/5 आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है ना? तो ये जो x की वैल्यू जो है ना वो 3/5 इस तरीके से निकल के आ जाएगा। कोई कहता है मुझे मोल कॉन्सेप्ट से करना है, तो ठीक है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 MnO4 माइनस आयन और 5 FeC2O4, ये बन जाएगा। ओके, इस तरीके से। नाउ अब यहां पर क्या होगा? यहां पर ये x मोल होगा और यहां पे क्या होगा? यहां पे 1 मोल होगा। ओके, ये दोनों कंप्लीट रिएक्ट कर रहे हैं। इसका x मोल जब यूज होगा तो इसका 1 मोल यूज हो जाएगा। रिएक्शन के बाद सुनना मेरी बात जो मैं बोलूंगा, रिएक्शन के बाद ना तो KMnO4 बचेगा ना ही FeC2O4 बचेगा। तो ये दोनों सब्सटेंस 100% रिएक्ट कर रहे हैं। 100% रिएक्ट करने की जो कंडीशन है मोल कंसेप्ट में, वो क्या कंडीशन है? वो ये कंडीशन है कि इनके मोल का रेशियो इनके कोफिशिएंट के रेशियो में होना चाहिए। तो मोल का रेशियो क्या होगा? x/1। ऊपर मोल किसके लिखे हैं? KMnO4 के, तो कोफिशिएंट भी ऊपर किसका? KMnO4 का, नीचे किसका? FeC2O4 का। ये कर लो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5 आ गई। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो सब्सटेंस आपस में कंप्लीटली कब रिएक्ट करते हैं? जब उनके मोल का रेशियो उनके कोफिशिएंट के रेशियो में होता है। दो सब्सटेंस कंप्लीटली रिएक्ट कब करते हैं? जब उनके इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं, है ना? एक बात ध्यान देना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं अभी चैट ओपन करूंगा, इसके लिए आपको आंसर करना है चैट में। क्या होना चाहिए? दो सब्सटेंस कंप्लीटली अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या उनके मोल बराबर करूं या उनके इक्विवेलेंट बराबर करूं?
ठीक है, लिखो चैट में, अगर मैं दो सब्सटेंस को कंप्लीटली रिएक्ट कराना चाहता हूं तो मैं उनके इक्विवेलेंट बराबर करूं या मोल बराबर करूं, है ना, इक्विवेलेंट बराबर करूं। ठीक है, तो उनके इक्विवेलेंट बराबर, इक्विवेलेंट के केस में वो बराबर होंगे जब दो सब्सटेंस कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे। मोल के केस में उनके मोल का रेशियो, मोल के केस में उनके मोल का रेशियो उनके कोफिशिएंट के रेशियो में होगा। ठीक है, मोल का रेशियो उनके कोफिशिएंट के रेशियो में होगा। चैट बंद कर रहा हूं। ठीक है, तो मोल का रेशियो उनके कोफिशिएंट के रेशियो में होगा। तो ये एक बेसिक आइडिया है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक आइडिया जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। इन्हीं सब में कंफ्यूजन करके और इन्हीं सब में मार्क्स लूज कर जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ केमोनोफोर इज नीडेड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order to oxidize a mixture, in order to oxidize a mixture having 1 mole each of FeSO4 and FeC2O4 in एसिडिक मीडियम। सो अब की बार क्या है कि अब की बार हम लोग क्या करेंगे कि एक हमें क्या दिया गया है, एक मिक्सचर दिया गया है और उस मिक्सचर में 1 मोल FeC2O4 है और 1 मोल FeSO4 है। इस पूरे मिक्सचर को ऑक्सीडाइज करना है, समझे, इस पूरे मिक्सचर को ऑक्सीडाइज करना है। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार जो इक्विवेलेंट होंगे केमोनोफोर के, वो जितना भी केमोनोफोर यूज करोगे वो 2 जगह यूज होगा, है ना, जो भी केमोनोफोर यूज करोगे वो 2 जगह यूज होगा। वैसे आंसर तो आपका आ जाना चाहिए, है ना, आंसर अब तक आ गया होगा कुछ लोगों का, है ना। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो MnO4 माइनस आयन आप यूज कर रहे हैं वो क्या करेगा, वो एक मिक्सचर को ऑक्सीडाइज करेगा और वो मिक्सचर क्या है, FeSO4 का है और FeC2O4 का है, जिसके अंदर ये भी 1 मोल है, ये 1 मोल है। चांस की बात है मैं 1-1 में ही काम कर रहा हूं, हो सकता है कि आपको डेटा दूसरा दिया जाए। अभी मैं जस्ट फंडामेंटल बिल्डअप कर रहा हूं, सो मैं उतना डेटा का बॉदर नहीं कर रहा हूं कि डेटा क्या है। थॉट प्रोसेस एक चैनल में ला रहा हूं, वो चैनलाइज हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग और आगे क्वेश्चन कर लेंगे। तो MnO4 माइनस आयन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस आयन जो होगा वो इक्वल टू होगा इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ FeC2O4, ये होगा। यहां पे 2 हटा, मैं गलती से 2 लिख गया हूं, ये हटा दीजिएगा, FeC2O4 है ना। तो इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस आयन इक्वल टू होगा इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4 इन दोनों के। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इससे पहले एक लाइन लिख सकते थे कि इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस आयन इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मिक्सचर, ये लिख लो, पहले ये लिख लो, इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस आयन इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मिक्सचर। और इक्विवेलेंस ऑफ मिक्सचर क्या होगा, इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ FeC2O4। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा मोल्स इंटू एक्स मान लेना, इंटू वैलेंसी फैक्टर 5, इसके मोल दिए हैं 1, वैलेंसी फैक्टर कितना 1, इसके मोल्स दिए हैं कितना 1, वैलेंसी फैक्टर कितना 3। सो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 4/5 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है ना। बट रियलिटी ये है कि ये दोनों रिएक्शन अलग अलग होंगी, बट रियलिटी ये है कि ये दोनों रिएक्शन अलग अलग हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, मतलब देखा जाए तो हो ये रहा है, MnO4 माइनस आयन पहले किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसी मतलब इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसमें रिएक्शन हो रही है। इसमें मान लो आपके A मोल यूज हो रहे हैं यहां पर और यहां पे B मोल यूज हो रहे थे, इसका तो 1 मोल पता ही है आपको। ऐसे इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बोलो 5, इसका कितना है बोलो 1, तो कितना होगा A इंटू 5 इक्वल टू 1 इंटू 1, दैट बिकम A की वैल्यू 1/5, जो कि मैं पहले करा चुका हूं, है ना, मैं पहले भी करा चुका हूं। दूसरा काम क्या हो रहा है, दूसरा काम हो रहा है कि MnO4 माइनस आयन क्या करेगा, FeC2O4 से रिएक्ट करेगा। तो ये B होगा, B मोल होगा और ये 1 मोल दिया हुआ है। इसका वैलेंसी फैक्टर 5 है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, वो 1 है, सॉरी इसका 3 है।
तो ये हो जाएगा b इंटू 5 से 1 इंटू 3। सो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। आपको क्या करना था, आपके लिए टोटल मोल्स जो केमोनोफोर यूज होगा वो कितना होगा, वो a प्लस बी होगा, है ना, जो कि पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का समेशन है। पहले क्वेश्चन में क्या आंसर कितना था 1/5, दूसरे कितना था 3/5। दोनों को जोड़ो, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा, बिकॉज तीसरे क्वेश्चन में मिक्सचर आ जाएगा। तो मिक्सचर को कैसे डील करना है वो समझ में आना चाहिए कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है मिक्सचर के दो कंपोनेंट को अलग अलग ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि आप ब्यूरेट से उसको मिलाते हो बीकर के अंदर, तो ब्यूरेट का जो भी टोटल जो भी अमाउंट यूज होगा वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है ना वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है ना वो पूरे मिक्सचर को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो इसमें आप किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकता है, वरना नोट कर लो, है ना, कहीं पर भी इसे मोल से भी कर सकते हो, यहाँ अलग मोल निकाल लेना, यहाँ अलग मोल निकाल लेना, ऐड करके कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लिया है, जस्ट देखो। यस रोशन, क्या डाउट है बोलो। सर क्या है कि ये जो मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट है ओनली दो ही रिएक्टेंट के लिए काम करेगा, या दो तीन चार रिएक्टेंट ले लेंगे तो भी करेगा ना, सभी के साथ अलग अलग इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो सर मान लीजिए कि हम FeSO4 FeC2O4 को अलग अलग ले लें, हाँ, तो तो तीनों के इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना, अलग अलग करिए, बाद में जाके बराबर कर लेना, जैसे मैंने यहाँ अलग अलग किया है। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सबको जैसे ये अलग रिएक्शन है, पहले मेथड से इक्विवेलेंट तीनों के बराबर कर सकते हैं क्या? हाँ यहाँ पे आएगा ना, इसका इक्विवेलेंट प्लस इसका इक्विवेलेंट प्लस इसका इक्विवेलेंट, जितने भी होंगे सबके बराबर होते चले जाएंगे। मतलब कुल मिला के दो ही लेना है सर, एक तरफ में तो नो बराबर में तो दो ही होगा बेटा ना, बराबर में तो एक इधर होगा एक इधर होगा, बस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एक इधर होगा, वैसे होगा। इक्वेशन बना लेना, और क्या है, इक्वेशन ही बनेगी ना भाई। बराबर में तो इक्वेशन जैसी बन रही, जिसने जो काम किया है उसके हिसाब से इक्विवेलेंट आपको बराबर किया है भाई। एक ऑक्सीडाइज होता है और एक ऑक्सीडाइज करता है, सिंपल बात है। यस सर। एक ऑक्सीडाइज होता है और एक ऑक्सीडाइज करता है, तो जो ऑक्सीडाइज कर रहा है उसके इक्विवेलेंट और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके इक्विवेलेंट, वो बराबर कर लो। अब वो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर वो दो कंपोनेंट थे तो दोनों के बराबर कर लिए, वो तीन कंपोनेंट थे तो तीनों के बराबर कर लिए। ऐसा होता कि हम दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते और एक को ऑक्सीडाइज करते, मान लो केमोनोफोर और K2Cr2 दोनों यूज करते, तो वहां प्लस लगा होता कि इक्विवेलेंट ऑफ केमोनोफोर प्लस इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 या Fe2Sp2O4, ऐसा भी हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर पाओगे। ओके, यस सर। कुशल वर्मा, क्या डाउट है सर? अगर मिक्सचर में रिडॉक्स हो जाए तो? मिक्सर में रिडॉक्स रिएक्शन हो जाए नहीं, तो हम तो नॉन मिक्सचर लेंगे। मिक्सचर का मतलब ही होता है कि उनके दो आपस में कंपोनेंट रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मिक्सचर का जो मीनिंग है, मिक्सचर का जो डेफिनेशन है साइंस में, वो यही है कि उसके ए और बी दो कंपोनेंट है, वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। नॉन रिएक्टिंग की मिक्सचर की बात हो रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग, और उसमें है क्वेश्चन यही है ना, कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ केमोनोफोर आर नीडेड इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ईच ऑफ FeSO4 एंड Fe2SO4 होल थ्राइस इन एसिडिक मीडियम। इसके लिए चैट ओपन की जाएगी आंसर देने के लिए। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ केमोनोफोर आर नीडेड इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर हैविंग 1 मोल ईच ऑफ FeSO4 एंड Fe2SO4 होल थ्राइस इन एसिडिक मीडियम। तो जस्ट गिव, अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं और उसके बाद चैट ओपन करूंगा, तो आप लोग जो है ना अपना आंसर लिखोगे। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, अभी होमवर्क मतलब अभी करना है प्रैक्टिस। यस, राइट द आंसर।
काफी लोगों का सही भी आ रहा है, मैं चैट बंद कर रहा हूं, काफी लोगों ने कर लिया है, ठीक है, काफी कुछ है, ठीक है, बंद। नाउ अभी क्या होगा इसमें, कई सारे लोगों ने आंसर तो ठीक कर दिया है, कुछ लोगों ने गलत भी कर दिया है। ध्यान देना, ये मिक्सचर जरूर है लेकिन केमोनोफोर केवल इसी से रिएक्ट करेगा बस। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा, ये क्वेश्चन देने का मकसद यही है कि आप हमेशा ऐसा मत करना कि आप किसी को भी ऑक्सीडाइज करा दो, किसी को भी कुछ कर दो, ऐसा मत करना, है ना। आपको क्या करना चाहिए, आपको बेसिकली करना चाहिए ये कि आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन होगा भी या नहीं होगा, ये भी देखना पड़ता है। यहाँ पे Fe2+ है, तो Fe2+ जो है ना वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके कहां जा रहा है, Fe3+ में जा रहा है, जा सकता है फेरस में, फेरस जो है ना फेरिक में जा सकता है ना। जो फेरस है वो क्या करेगा, जो फेरस है वो फेरिक में जा सकता है, लेकिन जो Fe2SO4 होल थ्राइस है, ठीक है, जो Fe2SO4 होल थ्राइस है वो क्या है, Fe2SO4 होल थ्राइस जो है ना वो क्या होगा, Fe2SO4 होल थ्राइस है वो फेरिक सल्फेट है, और फेरिक सल्फेट में आयरन जो है ना वो ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है ना, आयरन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में ऑलरेडी है, तो इसको केमोनोफोर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, इसलिए केमोनोफोर इससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो सिंपल आपका आंसर क्या होगा, MnO4 माइनस आयन FeSO4 से रिएक्ट करेगा, Mn2+ बनाएगा और Fe3+ बनाएगा। तो ये तो मैं करा चुका हूं, इसका x मोल है, इसका 1 मोल दिया हुआ है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसका वैलेंसी फैक्टर 5 है, x इंटू 5 इक्वल टू 1 इंटू 1, दैट बिकम x इक्वल टू 1/5। ठीक है, डेटा बहुत सिंप्लीफाइड है, क्वेश्चन बिल्कुल है ना वही है, रीजन वही है कि कॉन्सेप्ट की लेयर जो है ना वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए माइंड में, तो उस तरीके से चल रहा है, तो इस तरीके से 1/5 है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, पहला क्वेश्चन था एक इंडिविजुअल क्वेश्चन था, फिर दूसरा क्वेश्चन आया, दूसरे के बाद एक मिक्सचर बनाया, उन दोनों को मिक्सचर में बता कर कि दोनों के सम के बराबर भी आ सकता है। तीसरे क्वेश्चन में मिक्सचर बना तो पता लगा कि यार नहीं, ऐसा भी देखना है कि कंपोनेंट ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा, उस सबका भी नॉलेज होना चाहिए आपको, उसके हिसाब से आप काम करोगे। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो अब जो है ना एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग आपको और देते हैं कि हाउ मेनी ml KMnO4 is needed to oxidize 100 ml 0.1 molar 100 ml 0.1 molar Cu2S सॉल्यूशन। चलो इसको करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब आपका थोड़ा सा इन एसिडिक मीडियम भी कर लेते हैं ना, इन एसिडिक मीडियम, टेक 1 मिनट है ना, 1 और 2 मिनट यू कैन टेक। और अब आप जो है ना क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या किया गया, हाउ मेनी ml पूछा है, मिलीलीटर में डेटा पूछा है, डेटा मिलीलीटर में है भी, तो जब भी मिलीलीटर में वगैरह में जब डेटा पूछा जाए, मिलीलीटर वगैरह में डेटा दिया जाए, मोलरिटी में आए, तो मिली इक्विवेलेंट या मिली मोल पे काम करना ज्यादा आसान होता है, उसी पे जाइए। साइकोलॉजिकली मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू डिवाइड करना। तो इसलिए क्या होगा, आप लोग क्या करोगे, इसलिए आप लोग मल्टीप्लाई वाले पार्ट पे जाओगे, आप लोग मिली इक्विवेलेंट या मिली मोल्स वाले पार्ट पे जाओगे। तो अगर किसी का आंसर आया हो यहाँ पे तो वो कंप्लीट करके बता दे मुझे, आंसर कर लो, है ना। और उसके बाद जो है ना मैं चैट ओपन करूंगा अभी 1 मिनट बाद, तो आप अपना आंसर पुट कर सकते हो, ठीक है। यस, गिव द आंसर, चैट ओपन है। हाउ मेनी ml ऑफ, सॉरी, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक और भी है, यहाँ पे एक चीज और चाहिए मुझे,
आप लोग लो 0.2 मोलर ले लो, 0.2 मोलर KMnO4 जस्ट नाउ, क्योंकि यहाँ पे चाहिए होगा, मैंने उसी फ्लो में लिख दिया क्वेश्चन जिस फ्लो में हम लोग काम कर रहे थे, है ना। अब ठीक हो गया, अब बेटर, हाँ अब सही हो गया, अब करो। ठीक है, आंसर काफी लोगों का आ गया है ना। ठीक है, चलिए। तो यहां पर जो MnO4 माइनस आयन है, बेसिकली पहली बात तो हम देखते हैं हो क्या रहा है। MnO4 माइनस आयन इज गोइंग टू बी Mn2 प्लस बिकॉज मीडियम इज एसिडिक। एसिडिक मीडियम है तो अपने को पता चलता है कि यार एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस आयन यही जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर रिडॉक्स नहीं चलेगा आपसे। अगर आपके पास, अगर ये याद नहीं है आपको, तो आपसे रिडॉक्स नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा ना। और आगे जो रिएक्शंस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में, जो मैंने वहां पर भी पढ़ाई है आपको, सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाई है ना, वो सब भी आप मुश्किल हो जाएगा अगर आपको ये सब चीजें याद नहीं है। अब बारी है Cu2S। सो Cu2S में जो S एटम होता है ना, S एटम ये वाला एक ही S एटम है, तो एक जब S एटम जहां भी दिखाई देगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी, है ना। और 2 कॉपर है तो कॉपर फिर +1 में है, तो इसका जो नाम है, इसका नाम है क्यूप्रस सल्फाइड। क्या नाम है? क्यूप्रस सल्फाइड, ये इसका नाम है। और ये ऑक्सीडाइज होकर कहां जा सकता है ना, ये ऑक्सीडाइज होकर कहां जाता है, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद ये जो जाएगा वो कॉपर 2+ में जाएगा और SO2 में जाएगा। मे बी पॉसिबल कि जो है ना आपको इसके प्रोडक्ट भी बताए जाए, है ना, बट जनरली यही होता है। कॉपर जो सल्फर जो होगा +2 में जाता है, सल्फेट वगैरह SO3 तक जाने में उतना मुश्किल पड़ता है, तो सल्फाइड जो है ना SO2 तक जाएगा। या फिर अगर उसे कुछ एक्सेप्शनली कुछ देना होगा तो वो बताएगा कि Cu2S को आपको कहां ले जाना है। ओके, तो ऐसा रहेगा। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे +1 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो +1 से जब +2 में जा रहा है तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, बोलो 1 आएगा कॉपर के लिए, एक एटम के लिए। लेकिन कॉपर 2 एटम है तो इंटू 2 होगा, प्लस सल्फाइड का -2 से कहां जा रहा है, बोलो +4 में जा रहा है, तो -2 से +4 में जा रहा है, तो यहां पे 6 होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो कितना होगा, वो इसका वैलेंसी फैक्टर 8 आएगा, है ना। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, वो 8 आएगा। तो ये सब भी काम आपको करना पड़ेगा, ये सब इंट्यूशन, क्यूप्रस है, सल्फर है, कहां जाएगा, हो सकता है दे दे, मैंने नहीं दिया, है ना, क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि आपको ऑक्सीजन नंबर वगैरह पता होने चाहिए। कोई को ना कोई इंट्यूशन लगाओ कि -2 से सल्फर जा सकता है, कहां जा सकता है ना, तो SO2 तक जाता है ना। इस वाले केस में KMnO4 ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो उसको यहां तक पहुंचा देता है। नाउ अब आप क्या करोगे, अब आप अपना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा लो। MnO4 माइनस आयन जो है ना वो क्या करेगा, वो Cu2S को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 5 है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 8 है। ठीक है, सो नाउ अब इसके मोल्स कितने हैं, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू क्या लिखोगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cu2S। इस तरीके से करोगे। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, हाँ मिली इक्विवेलेंट कैसे बनेंगे, वो बनेंगे मिली मोल्स, बिल्कुल भी जंप नहीं कर रहा हूं, मिली मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर से बनेगा, और ये बनेगा मिली मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर से बनेगा। मिली मोल्स कैसे बनता है, मिली मोल्स बनेगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू वैलेंसी फैक्टर से बनेगा। यहां भी क्या होगा, यहां भी होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू वैलेंसी फैक्टर से बनेगा। मोलैरिटी कितनी थी, मोलैरिटी थी 0.2 मोलर, वॉल्यूम आपको पता करना है, वैलेंसी फैक्टर कितना है, 5। ठीक है, और यहां पे मोलैरिटी कितनी थी, यहां पे मोलैरिटी थी 0.1, यहां पे वॉल्यूम कितना था, 100 ml। ठीक है, यहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना था, 8।
ओके, तो 5 10 तो ये 1 ही हो गया, और ये 80 ml, तो आपका वॉल्यूम इन ml जो आएगा वो 80 ml आ जाएगा। इस तरीके से जो है ना क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है ना। ये तरीका है बेसिकली कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। तो यहाँ पे अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है, कई सारी चीजें हो सकती हैं। प्रोडक्ट में भी पॉसिबल है, जो प्रोडक्ट था वो आपको हो सकता दिया जाए, है ना। कोशिश ये करते हैं, लोग देते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी देते हैं, है ना। तो प्रेडिक्ट करना पड़ता है। यस, बोलो भाई। अब किसी को कोई डाउट हो तो चैट में भी लिख सकता है, वैसे भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, हाउ टू प्रिडिक्ट। हाँ, ये चीजें जो है ना आपको थोड़ा सा यही है, रिएक्शन जो है ना दिया जाएगा। सल्फर क्यूप्रस सल्फाइड को जो है ना क्यूप्रस को कॉपर में और SO2 में ही भेजता है, एक्वस मीडियम में, है ना। सल्फाइड को इसी में भेजता है, SO2 में। अभी आप याद कर लो, अब कभी आपसे आएगा तो कुछ ऐसे केमोनोफोर वगैरह का याद किया तो उससे याद कर लो। चलो, तो आज का टाइम तो हुआ है। हेलो, यस पीयूष, क्या कह रहे हो? सर हमेशा सल्फाइड आयन जो होगा सर जनरल में सर सल्फर डाइऑक्साइड आयन में ही जाएगा। जनरली जाता है, मतलब ज्यादातर मेटल सल्फाइड अगर वगैरह गिवन में नहीं है तो हम सल्फर डाइऑक्साइड में ही लेकर जाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड में जाना, लेकिन जैसे H2S गैस पर जो पास करते हैं ना केमोनोफोर वगैरह से, यस सर। तो वो सल्फर तक ही जाता है, जो मैंने वहां बताया हुआ है। यस सर, कोलाइडल सल्फर बताया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। केमिस्ट्री में वही प्रॉब्लम है कि जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी रिजल्ट को, है ना। ठीक है, तो ये हो गया, आपका टाइम भी खत्म हो गया। और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से न्यूमेरिकल जो है ना, कई सारे मतलब अगली क्लास जो होगी उसमें न्यूमेरिकल ही होंगे। अभी तो न्यूमेरिकल ही करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप अपना सीट करना स्टार्ट कर लेना। ठीक है, हाँ, SO3 भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर SO3 भी हो सकता है। जनरली हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर तक नहीं ले जा पाता है ना, ज्यादातर हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर तक। केमोनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट एक तरह से बीच में ही है। ओजोन वगैरह काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो पहुंचा सकते हैं। लिखा हो तो करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लिख के दे आपको कि आप SO3 तक ले जाओ तो कर लेना, जैसे अभी एग्जाम में जो जेईई मेन के एग्जाम में आया वो FeC2O4 का आया था। ठीक है, अब वो FeC2O4 का जो रिएक्शन आया तो उन्होंने ये नहीं बताया कि आप FeC2O4 को Fe3+ में भेजोगे और CO2 में भेजो, उन्होंने बताया नहीं था उस क्वेश्चन में, है ना। फेरस ऑक्सलेट का क्वेश्चन जो है ना, अभी इसी साल जेईई मेन में अभी जो पेपर हुआ है उसमें दिया हुआ था। मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको वाला क्वेश्चन, आप कर लोगे। तो उसमें नहीं बताया हुआ है, लेकिन हाँ ठीक है, अपनी क्लास में जैसे FeC2O4 हुआ था तो आपको पता है कि वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। ठीक है, तो होमवर्क अभी नहीं दूंगा, होमवर्क मैं अगली क्लास से जो है ना होमवर्क चलेगा आपका। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको जो रिएक्शंस जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं दे दिया करूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बताने से पहले तक नहीं हो सकता। अब ये एक लेक्चर न्यूमेरिकल करा दूंगा, उसके बाद आप कर लोगे। आज इंट्रोड्यूस कर दिया है, अगर आज पूरी क्लास होती तो हो जाता, लेकिन अभी हो नहीं पाई, है ना। ठीक है, जिनका छूट गया वो लेक्चर आप वहां देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना इसको। ओके, एंड कर रहा हूं मैं ना, ठीक है।